Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of Constitution of India, मैंने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 337 पार्ट 1 टू पार्ट 16 मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपको रिवीजन सीरीज के अंदर. एंड टुडे आई विल डिस्कस विद द पार्ट 17. फर्स्टली आई विल टेक द क्विक रिवीजन. मैं सबसे पहले उसका क्विक रिवीजन लूंगी. जैसा कि आपको मैंने बताया था, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर टोटल अबाउट 448 आर्टिकल्स, 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स and 12 schedules and 5 appendices, and apart from these there are 105 amendments. 105 से अधिक अमेंडमेंट्स आ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था, तो पार्ट 1 से मैंने आपको स्टार्ट किया था. इसको मैंने याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताई थी. जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब पार्ट 1 की आप बात करते हैं तो पार्ट 1 इज डीलिंग विद द कंट्री, देश की बात कर रहा है, हमारे यूनियन और स्टेट्स की बात करता है. तो इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 1 दैट डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब देश और उसके अंदर जो यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि कौन सा हमारे देश में टोटल कितने राज्य हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं और उनका गठन कब कैसे हुआ, किसका कितना एरिया है. ऑल दीज आर डिस्कस्ड अंडर द पार्ट 1. ये सबका सब पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया गया है. इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 2 दैट इज डिस्कसिंग विद द सिटीजनशिप. देश आ गया, देश के बाद उसमें नागरिक आएंगे. तो नागरिकों से संबंधित जो प्रावधान है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है. तो सिटीजनशिप रिलेटेड प्रोविजंस आर कंसर्न इन द पार्ट 2. जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो प्रावधान है वो आपके पार्ट 2 के अंदर दिए गए हैं. इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 3 दैट इज डेल्ट विद द फंडामेंटल राइट्स. जो पार्ट 3 है वो आपके फंडामेंटल, अब जैसे मैंने आपको कहा कि देश आ गया, देश के अंदर नागरिक आ गए और नागरिक के बाद आपको उनको अधिकार देने पड़ेंगे क्योंकि अधिकारों के बिना तो जीना मुश्किल है. तो पार्ट 3 इज डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल मैंने आपको बताया था 12 टू 35, दैट इज डीलिंग विद द पार्ट 3. तो पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल आपके रहेंगे 1 टू 4. पार्ट 2 के अंदर आपके नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो है 5 टू 11. 11 के बाद 12 टू 35 इज डीलिंग विद द पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है. इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 4 दैट इज डीलिंग विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि अब देश आ गया, देश के अंदर नागरिक आए, नागरिकों को अधिकार दे दिया, अब स्टेट को कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी. तो जो स्टेट पॉलिसी बनाएगा तो उसके संबंधित प्रावधान दिए गए कि स्टेट पॉलिसी बनाते समय किन किन बातों का ध्यान में रखेंगे. तो दीज आर डेल्ट विद द पार्ट 4. इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 5, पार्ट 4A सॉरी, पार्ट 4 के बाद एक नया पार्ट भी ऐड किया गया था, दैट वाज द पार्ट 4A. दैट वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. जैसा मैंने आपको पहले बताया भी था कि 76वां जो हमारा जो संशोधन आया था, सॉरी 42वां जो संशोधन आया था, उसके अंदर आपको 1976 में इसको पार्ट 4A के रूप में ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में. जहां अधिकार होते हैं वहां पे कर्तव्य भी होते हैं, जैसा आप जानते हैं. तो जो मौलिक अधिकार है ऐसे ही मौलिक कर्तव्य इसके पार्ट 4A में ऐड किए गए थे इन द आर्टिकल 51A के अंदर. तो वो पार्ट 4A इज डीलिंग विद द फंडामेंटल ड्यूटीज. देश आया, नागरिक आए, नागरिकों को अधिकार दे दिए, स्टेट ने पॉलिसीज बनाई, अब उनके कर्तव्य भी दिए गए. इसके बाद जब आप पार्ट 5 की बात करते हो तो दैट इज डीलिंग विद द यूनियन. वो यूनियन की बात करता है, पूरे देश की बात करता है. देश के अंदर जितनी भी अथॉरिटीज, इनका गठन कैसे होगा. जैसे आपको पता है कि देश के अंदर राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट होगी, पार्लियामेंट होगी जो कानून बनाएगी देश के लिए. तो दीज आर ऑल डेल्ट विद द पार्ट 5. वो पार्ट 5 के अंदर डिस्कस किए गए. आर्टिकल आपके बने जाएंगे 52 टू 151, 52 से लेकर 151 तक जो आर्टिकल है, पूरे आपके 100 आर्टिकल है जो पार्ट 5 के अंदर डेल्ट करते हैं. तो दैट इज डीलिंग विद द यूनियन मतलब पूरे देश की बात कर रहा है. इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 6 दैट इज डीलिंग विद द स्टेट. अब तुमने देश की बात कर ली, देश के बाद आपको स्टेट की बात करनी पड़ेगी. तो आर्टिकल आपके लेंगे 152 टू 237, 152 से लेकर 237 तक जो आर्टिकल है वो आपके स्टेट की बात करते हैं. जैसे देश के अंदर आपको पता है, जैसे मैंने आपको कहा कि देश के लिए राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, पार्लियामेंट होगी. तो इसी तरह से सेम यदि आप देखेंगे तो स्टेट का भी सेम इसी तरह से वो चलती हैं अथॉरिटीज. जैसे स्टेट के अंदर राष्ट्रपति, वहां पे राष्ट्रपति था तो यहाँ पे गवर्नर हो गया, यहाँ पे वहां पे प्रधानमंत्री था तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो गया.
इसी तरह से वहाँ पे पार्लियामेंट थी तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। तो ऑल दीज आर डिस्कस अंडर द पार्ट 6। तो पार्ट 6 के अंदर स्टेट से संबंधित प्रावधानों का दिया गया है कि स्टेट के अंदर कौन-कौन अथॉरिटीज होगी, कैसे गठन होगा, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, स्टेट लेजिस्लेचर कैसे कार्य करेगा। तो दीज आर ऑल डेल्ट विद द पार्ट 6 जो आपके स्टेट से संबंधित आर्टिकल 237 तक 152 से लेकर। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 7 की बात मैंने आपको कही थी कि पार्ट 7 जो है उसको रिमूव कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, वो भी स्टेट से संबंधित ही था, उसको हटा दिया गया है। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 8, यदि हम पार्ट 8 की बात करते हैं तो पार्ट 8 इज डीलिंग विद द यूनियन टेरिटरीज। मैंने इसको याद रखने का आपको तरीका भी बताया था यूटीज के बारे में कि जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के अंदर टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूटीज है। तो आपको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो 8 यूटीज है तो जो पार्ट 8 है वो आपकी यूटी से डील करता है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिस्कस कर रहा है कि यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, वहां पे कौन कौन सी अथॉरिटीज होंगी। दीज आर ऑल डेल्ट विद द पार्ट 8। तो पार्ट 8 के अंदर आर्टिकल आप देखेंगे 239 टू 242, 239 से लेकर 242 तक जो आर्टिकल है वो आपके पार्ट 8 से डील करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 9 दैट इज डीलिंग विद द पंचायत। अब आपको मैंने क्या कहा कि पहले देश आया, नागरिक आए, अधिकार दे दिए, स्टेट ने पॉलिसी बनाई, उनके बाद फंडामेंटल ड्यूटी दे दी गई, उसके बाद देश की बात की गई, फिर स्टेट्स की बात की गई, और स्टेट्स के बाद मैंने आपको बताया यूटीज की बात की गई पार्ट 8 के अंदर। और उसके बाद आपको किसकी बात करेंगे, देश की बात कर ली, स्टेट्स की बात कर ली, अब पंचायत वगैरह गाँवों की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि गाँवों में क्या काम करती है, पंचायत या म्यूनिसिपलिटी आपको चाहिएगी। तो अब पंचायत की बात जो की गई है वो पार्ट 9 के अंदर की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो पार्ट 9 है वो पूरा का पूरा आर्टिकल 243 से ही डील करता है। तो पार्ट 9 इज डीलिंग विद द पंचायत। और पार्ट 9 के अंदर आप देखेंगे तो दो अलग पार्ट भी ऐड किए गए थे, दैट इज पार्ट 9A एंड पार्ट 9B। पार्ट 9A इज डीलिंग विद द म्यूनिसिपलिटी एंड पार्ट 9B इज डीलिंग विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसके अंदर जब आप आर्टिकल देखेंगे तो वो 243 आर्टिकल ही चल रहा है। तो 243A से लेकर O तक तो पंचायत की बात करता है, O के बाद P से लेकर ZG तक आपकी बात करता है म्यूनिसिपलिटी की, और ZG से लेकर ZSD तक वो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। तो आप इस तरह से याद रखना। इसके बाद जब आप पार्ट 10 की बात करते हो तो पार्ट 10 इज डीलिंग विद शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के बारे में डिस्कस किया गया पार्ट 10 के अंदर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 11 इज डीलिंग विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। यूनियन और स्टेट्स के संबंधों की बात की गई है पार्ट 11 के अंदर। यूनियन और स्टेट के संबंध का मतलब मैंने आपको बताया था कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में भी संबंध होते हैं, कई बार यूनियन की जो पावर होती है वो स्टेट्स को दे दी जाती है। तो वहां पे आपको याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि पार्ट 5 जो है वो आपका यूनियन से डील करता है और पार्ट 6 आपका स्टेट से डील करता है। तो 5 + 6 11। तो पार्ट 11 इज डीलिंग विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन, रिलेशन बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में जो संबंध बताए गए वो पार्ट 11 के अंदर बताए गए हैं। आर्टिकल आप वही उसी से आगे लेंगे जैसा कि आपको पता है। तो 243 मैंने आपको बताया कि पंचायत वाला आपका पूरा का पूरा 9 में चला गया, और 244 से जो आर्टिकल है वो आपके पार्ट 11 के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 244 से 263 तक वो जो आर्टिकल है वो आपके रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो पार्ट 12 इज डीलिंग विद द फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सोर्स। दैट इज आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक। इसके अंदर मैंने आपको एक पॉइंट भी बताया था, जैसा कि आर्टिकल 19 क्लोज एफ जब आप देखेंगे, आर्टिकल 19 क्लोज एफ जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी आपको देता था, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, उसको वहां से रिमूव करके बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 वहां से उसको रिमूव कर दिया गया पार्ट 3 से, और उसे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था पार्ट 12 के अंदर, आर्टिकल 300A के अंदर। तो इसको आपने इस पॉइंट को भी याद रखना क्योंकि ये जनरली पॉइंट पूछ लिया जाता है। If we talk about the part 13 is dealing with the trade, commerce and intercourse between the union territory of the India। कि वहाँ पे संबंध मतलब ट्रेड कैसे चलेगा, देशों के बीच में व्यापार कैसे होगा, कॉमर्स कैसे होगा, उसके संबंध में मैंने आपको आर्टिकल बताए थे 301 से 307 तक, ये आपके पार्ट 13 से डील करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 14 दैट इज डीलिंग विद सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। यूनियन और स्टेट्स के बीच में सर्विसेज की बात की गई, चाहे वो यूपीएससी की सर्विस हो या फिर पब्लिक सर्विस की बात हो। तो पब्लिक सिविल सर्विसेज एज वेल एज यूपीएससी सर्विसेज, दीज आर डेल्ट विद द पार्ट 14। वो पार्ट 14 के अंदर डिस्कस की गई है, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक वो आपका पार्ट पूरा का पूरा पार्ट 14 है, जो सर्विसेज की बात करता है, यूपीएससी की सर्विसेज की, पब्लिक सर्विसेज की। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पार्ट 14A भी ऐड किया गया था, जिसको हम कहते हैं ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल से संबंधित मैं आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का भी गठन किया जाता है, जिसके अंदर मैंने आपको आर्टिकल बताया था 323A एंड 323B।
वो ट्राइब्यूनल से संबंधित डील करता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात करता है। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 15, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने आपको बताया भी था, दैट इज डीलिंग विद द इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन का गठन कैसे होगा, इलेक्शन कैसे करवाए जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ऑल दीज आर डेल्ट विद द इलेक्शन। दैट इज डीलिंग विद द पार्ट 15। पार्ट 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 है। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 16, दैट इज डीलिंग विद द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द स्पेशल क्लॉजेज। बस सर्टेन क्लासेस से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई है पार्ट 16 के अंदर। If we talk about the part 16, that is dealing with the article 333 to 342A. Part 16 that deals with special provisions relating to certain classes, and part 17 deals with the languages, official languages, whether it may be a language of the union or regional languages. So these are all dealt with the official languages, that is part 17. If we talk about the part 18, that deals with the emergency provisions. जो मैंने आपको बताया था, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। यहाँ पे मैंने 3 तरह की इमरजेंसी का आपको बताया था। फर्स्ट वाज नेशनल इमरजेंसी, देन सेकंड वन कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, एंड लास्ट वन वाज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ मैंने आपको इसके बारे में जिक्र किया था, और इसके बाद मैंने आपको पार्ट 19 डिस्कस किया था, दैट वाज रिलेटिंग टू मिसलेनियस प्रोविजंस। एंड टुडे आई विल डिस्कस विद द पार्ट 20, दैट इज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज मैं पार्ट 20 के साथ डिस्कस करने वाली जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ए डायनामिक डॉक्यूमेंट। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है, जिसको टाइम के साथ चेंज होना जरूरी है, तभी वो एक्सेप्टेबल हो पाएगा। लाइक अदर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन जो आप देखते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं अमेंडमेंट का प्रावधान है। तो सिमिलरली आप देखेंगे तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी देयर इज अमेंडमेंट प्रोविजंस, देर आर कुछ जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अमेंडमेंट प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसके द्वारा अपने हम संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं, जो आर्टिकल 368 के अंदर डिस्कस किए गए हैं। यदि आप देखेंगे तो मतलब यदि आप 1 जनवरी 2018 यदि आप यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 101 अमेंडमेंट आपकी हो चुकी थी। एट प्रेजेंट यदि आप देखते हैं तो देर आर अबाउट 107 अमेंडमेंट एक्ट, तो टोटल मिला के आप 107 अमेंडमेंट लगभग आ चुकी है। तो इफ वी टॉक अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। यहाँ पे 3 तरह की अमेंडमेंट का यहाँ पे जिक्र किया गया है। सबसे पहला अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, सेकंड वन इज अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, एंड थर्ड वन इज अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी एज वेल एज रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट। यदि हम देखेंगे तो अमेंडमेंट जो है वो 3 तरह से बताई गई है। या तो एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अमेंड कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। सेकंड मैंने बताया स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि 2/3 मेजोरिटी के द्वारा उसको अप्रूव किया जाएगा, तभी वो आपके अमेंड हो पाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको थर्ड बताया कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ 1/2 ऑफ द रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट भी चाहिए। तो दिस इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। यहाँ पे 3 तरह की अमेंडमेंट का जिक्र किया गया है। इफ वी टॉक अबाउट द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि आपको पता है कि अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो जब यदि आपने देखा हो कि जो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अमेंडमेंट के संबंध में कई सारे आपके केस लॉज भी आपको पढ़ने को मिले होंगे। जैसे कि सबसे पहले आपने शंकरी प्रसाद का केस पढ़ा था, या फिर MP शर्मा का केस पढ़ा था, उसके बाद गोलकनाथ का केस, सज्जन सिंह का केस आया था। तो हर एक केस के अंदर एक क्वेश्चन उठा था कि क्या फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो आपने देखा था कि MP शर्मा हो या फिर खड़क सिंह का केस हो, तो उनके अंदर यही कहा गया था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनके अंदर आप संशोधन कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल 368। बट दिस डिसीजन ऑफ द वेदर इट मे बी डिसीजन ऑफ द MP शर्मा केस और इट मे बी खड़क सिंह केस, दिस डिसीजन वाज ओवर रूल्ड इन द गोलकनाथ केस। आपने देखा था कि गोलकनाथ के जो केस था उसके अंदर इसी डिसीजन को ओवर रूल कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि आर्टिकल 368 के तहत आप पार्ट 3 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करता है उसके अंदर अमेंड नहीं कर सकते। तो ये आपने ध्यान रखना है, जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा 24th यहाँ पे 24th अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके द्वारा आपने देखा होगा कि कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए गए थे। जैसे कि आप आर्टिकल 13 क्लोज 4 ऐड किया गया था। इसके अलावा आप देखेंगे जो आर्टिकल 368 है उसके अंदर प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है उसको पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लॉ एंड प्रोसीजर उसको रिप्लेस कर दिया गया था। और अपार्ट फ्रॉम दिस इट एडेड आर्टिकल 368 क्लोज 1। आर्टिकल 368 के अंदर क्लोज 1 ऐड किया गया था, जो ये बताता है कि पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील एनी प्रोविजन, कि वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट है वो पार्लियामेंट किसी भी तरीके से कर सकता है, एडिशन के द्वारा, वेरिएशन के द्वारा, रिपील के द्वारा, कि किसी भी प्रोविजन के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 368 क्लोज 1 जो था वो इसको ऐड किया गया था बाय द 24th अमेंडमेंट एक्ट। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो हमारा जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 के अंदर, इट एडिड 9 शेड्यूल, उसके द्वारा 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था।
तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो जिनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो 7th अमेंडमेंट एक्ट था, बाय द 7th अमेंडमेंट एक्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को कंस्टिट्यूट किया गया था, जिसके द्वारा हमारे जो जितने भी राज्य हैं उनका गठन भाषाओं के आधार पर किया गया था, और इन्हीं आधारों पे 14 कुल मिला के राज्य बनाए गए थे। तो यहाँ पे जो 7th अमेंडमेंट एक्ट है, ये आपका फर्स्ट अमेंडमेंट है, जिसके द्वारा आपको मैंने बताया कि 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड आपको मैंने बताया 7th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके द्वारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड, वो कंस्टिट्यूटेड। इसके अलावा आप देखेंगे 10th जो अमेंडमेंट एक्ट आया था वो दादरा एंड नगर हवेली का गठन हुआ था। 12th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा गोवा दमन दीव। 13th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नागालैंड। by the 14th Amendment Act, Puducherry, and by the 22nd Amendment Act, असम से मेघालय को अलग करके, सेपरेट करके एक अलग से स्टेट बनाया गया था। एंड बाय द 36th अमेंडमेंट एक्ट यू नो सिक्किम का गठन हुआ था। तो दीज आर द सर्टेन अमेंडमेंट एक्ट जो आपको ध्यान रखने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाय द गोलकनाथ केस, जो मैंने आपको बताया कि गोलकनाथ केस के अंदर आपके जो प्रीवियस डिसीजन थे, जो एमपी शर्मा का केस का डिसीजन हो या फिर आपको मैंने बताया खड़क सिंह का केस का जो डिसीजन था, इट वाज ओवर रूल्ड, उसको ओवर रूल कर दिया गया था। और वहाँ पे ये कहा गया था जो अमेंडमेंट है, जो अंडर आर्टिकल 13 के अंदर जो आप जुडिशियल रिव्यू का आपको प्रोविजन दिया गया है, या जो आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट की बात की गई है, तो बाय दिस अमेंडमेंट यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे पार्ट 3 के अंदर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अमेंडमेंट विल बी कवर्ड वहाँ पे। और ये भी कहा गया था कि जो अमेंडमेंट है वो आपके आर्टिकल 13 के अंदर वो एक तरह से कवर की जाएगी। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो आपके आर्टिकल 368 के साथ उसके अंदर ही कवर की जाएगी। इसके अलावा जो पावर है, पावर ऑफ पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है, दैट इज अ अनलिमिटेड पावर। परंतु यहाँ पे उसके बाद आपने देखा होगा कि जो आपका जो लास्ट में जो केस आया था, जिसके अंदर सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, केशवानंद भारती केस, उसके अंदर ये कह दिया गया था कि आप किसी भी पार्ट के अंदर, किसी भी आर्टिकल के अंदर अमेंड कर सकते हैं, बट उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बाय दिस बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी प्रोपाउंड कर दी गई थी। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ अमेंडमेंट ध्यान रखने हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1973, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट, जिसके द्वारा आपको, जिसके आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, बाय विच आवर प्रीएम्बल वाज मोस्टली अमेंडेड, जो प्रीएम्बल को पूरी तरह से अमेंड कर दिया गया था। एंड इन द प्रीएम्बल देयर 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड। 20 इसके द्वारा आपको प्रीएम्बल के अंदर 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे, दैट वर सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इसके अलावा आप देखेंगे तो पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A के अंदर ऐड की गई थी बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। एंड नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिट जुडिक्शन है, जो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट का जो रिट जुडिक्शन है, इसको कटेल कर दिया गया था। और आर्टिकल 31D वाज एडेड, दैट टॉक्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज। तो उसको भी आपने देखा होगा, तो उसको भी ऐड किया गया था 31D को। तो दीज आर द सर्टेन चेंजेस विच वर मेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 का था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा कई नए प्रोविजंस लाए गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको 44th अमेंडमेंट का याद रखना है, जो जिसके द्वारा आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसको राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से पार्ट 3 से हटाकर पार्ट 12 के अंदर ले गए थे, आर्टिकल 300A के अंदर। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे 52nd अमेंडमेंट एक्ट, दैट एडेड द 10th शेड्यूल। 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 10th शेड्यूल ऐड किया गया। और 62nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो आर्टिकल 326 है, जो आपको वोट का अधिकार देता है कि जो व्यक्ति 18 साल या 18 साल से ऊपर के व्यक्ति है, सबको वोट देने का अधिकार होगा, तो वो आपको 62nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। और अपार्ट फ्रॉम दिस 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आपने देखा होगा कि पार्ट 9 जो पंचायत से संबंधित है, और जो पार्ट 9A है जो म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है, वो 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, इसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स ऐड किए गए थे पंचायत के अंदर। और 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा टोटल जो म्यूनिसिपैलिटी वाला जो पोर्सन है, उसके अंदर टोटल मिला के 18 सब्जेक्ट्स वर एडेड, 18 सब्जेक्ट उसके अंदर ऐड किए गए थे। एंड इफ वी टॉक अबाउट द 86th अमेंडमेंट एक्ट, यदि हम 86th अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, तो बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 21A वाज एडेड रिलेटिंग टू राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, इसको 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था, 86वें संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। एंड इसके अलावा आप देखेंगे तो आर्टिकल 45 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, उसके अंदर चिल्ड्रन जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको राइट टू एजुकेशन दिया गया था। और इसके अलावा आर्टिकल 51A के अंदर
एक फंडामेंटल ड्यूटी नई ऐड की गई थी, क्लोज आपने देखा होगा उसके अंदर, तो उसमें एक नया क्लोज ऐड किया गया था। तो दीज वर द सर्टेन चेंजेस विच वर मेड बाय द 86 अमेंडमेंट एक्ट। 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मैंने आपको बताया आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 45 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड है, इसके अलावा आर्टिकल 51A के अंदर एक नया क्लोज ऐड किया गया था जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड, एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई थी जिसके द्वारा एक पेरेंट्स के ऊपर ड्यूटी इंपोज की गई थी। तो ये मैंने आपको सारे के सारे अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में आपको जिक्र किया है। तो ये भी आपको सारे ध्यान रखने हैं जब आप अमेंडमेंट की बात करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बाय द 99th अमेंडमेंट एक्ट, 99th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, जिसके द्वारा कोलिजियन सिस्टम जो था उसको खत्म करके एनजैक का गठन किया गया था, नेशनल जुडिशियल अथॉरिटी का गठन किया गया था। तो ये जो एनजैक था वो उसका गठन 99th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था, जिसको बाद में 2015 के अंदर उसको बाद में हटा दिया गया था। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, तो इसके द्वारा कोलिजियन सिस्टम को फिर वापस ला दिया गया था। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 101st जो अमेंडमेंट एक्ट है, 101वां जो संशोधन है, जिसके द्वारा आपको जानते जीएसटी, तो वो जीएसटी जो है ग्रोस सर्विस टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो आप देखेंगे 17 जो अलग अलग जो टैक्स थे उनको हटा के उनके स्थान पर जीएसटी को लागू करवा दिया गया था। 101वां जो संशोधन था वो उसी से संबंधित था। उसके अंदर आपको देखेंगे 3 नए आर्टिकल्स इसमें ऐड किए गए थे। देवर आर्टिकल 246 है, 269 है एंड 279 है। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं कि जो 101वें संशोधन के द्वारा ऐड किए गए थे। इफ वी टॉक अबाउट द 102nd अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज डीलिंग विद द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित है। और 103rd अमेंडमेंट एक्ट जनरल कैटेगरी ऑफ द वीकर सेक्शंस के रिलेटेड था, जिसके अंदर जो EWS है उसको 10% का कोटा दिया गया था। तो दीज आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये पूरे के पूरे जो अमेंडमेंट की बात की गई, ये सारे के सारे जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 के तहत किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 21, यदि हम पार्ट 21 की बात करते हैं तो पार्ट 21 इज डीलिंग विद द टेम्परेरी पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट एज इफ दे वर मैटर्स इन द कंकरेंट लिस्ट। कि यहाँ पे पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो कुछ ऐसे मैटर जो स्टेट लिस्ट के अंदर लिस्टेड है और वही सेम मैटर्स यदि कंकरेंट लिस्ट के अंदर भी आते हैं तो वहाँ पे जो पावर है वो पार्लियामेंट को दी जा रही है कि वो वहाँ पर वो जो पार्लियामेंट है वो टेम्परेरी उनके ऊपर कानून बना सकता है। टेम्परेरी उसको पावर दे दी गई कि वो जो पार्लियामेंट है दैट हैज पावर टू मेक द लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर दैट इज लिस्टेड इन स्टेट लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट के अंदर है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 369 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आर्टिकल 369 is dealing with the temporary power of the parliament. If we talk about the article 370, that is dealing with the temporary provisions with respect to state of Jammu and Kashmir. जो जम्मू और कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा देते थे, आज के टाइम में इसे कटेल कर दिया गया है, आपको पता है। तो जम्मू और कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको हटाकर अब 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। If we talk about the article 371, दैट इज डीलिंग विद द स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र एंड गुजरात। वो महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है। और इसके अंदर 371A वो नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कर रहा है। 371B स्टेट ऑफ असम को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। और 371C मणिपुर को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कराता है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। 371D स्पेशल प्रोविजन रिलेट टू आंध्र प्रदेश या जो तेलंगाना है उसके संबंध में स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। 371E एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश के अंदर स्पेशल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके निर्माण की बात की गई है। और 371F स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ सिक्किम को स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं सिक्किम के संबंध में। 371G स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मिजोरम को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कराता है। H स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को के संबंध में विशेष प्रावधान बनवाता है। 371I स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ गोवा के संबंध में स्पेशल प्रोविजन की बात की गई है। और J के अंदर कर्नाटक के संबंध में बात की गई है। और इफ यू टॉक अबाउट आर्टिकल 372 दैट इज डीलिंग विद द कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ एक्जिस्टिंग लॉज एंड देयर अडेप्टेशन। एंड 371(2)A दैट इज डीलिंग विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू अडॉप्ट लॉज। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो प्रोविजन मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे प्रोविजंस आपके जो हैं ये कहीं ना कहीं टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस है जो आर्टिकल पार्ट 21 के अंदर और आर्टिकल 369 से 372 तक दिए गए हैं।
इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 21, जैसे कि मैंने आपको बताया पार्ट 21 के अंदर आप देखेंगे तो आर्टिकल 373 जो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्संस अंडर द प्रिवेंशन डिटेंशन, कि उसके अंदर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को भी पावर दी गई कि वो उससे संबंधित कानून बना सकते हैं। और 374 जो है प्रोविजंस एट टू जजेस ऑफ द फेडरल कोर्ट्स एंड प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इन द फेडरल कोर्ट, जो पहले, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले जो हाई कोर्ट थी या जो सुप्रीम कोर्ट है उससे पहले ये फेडरल कोर्ट हुआ करती थी, तो वो फेडरल कोर्ट के अंदर जो केसेस पेंडिंग थे उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं कि वहाँ पे जो जजेस थे या जो वहाँ पे उसके अंदर जो केस पेंडिंग थे उनके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं कि उनका क्या होगा। उसके अलावा जब आप देखेंगे तो आर्टिकल 375 that deals with the court authorities and officers to continue the function subject to the provisions of the constitution, उनके बारे में बात की गई है कि वो अपने जो प्रोविजंस है, जो कोर्ट है, अथॉरिटीज है या ऑफिसर्स है, उनके फंक्शन जो वो कंटिन्यूटी में रहेंगे जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड करा दिया गया है। और 376 दैट इज डीलिंग विद द प्रोविजंस एज टू द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट से संबंधित कुछ विशेष प्रावधानों की बात की गई है। 377 प्रोविजंस एज टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल स्कैक की बात की गई है। एंड 378 दैट इज डीलिंग विद द प्रोविजंस एज टू पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी से संबंधित कुछ प्रोविजंस की बात की गई है। 371 है दैट इज डीलिंग विद द स्पेशल प्रोविजंस एज टू द ड्यूरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड 379 टू 391 जो है वो इनको हटा दिया गया, ओमिटेड कर दिया गया। एंड 392 दैट इज डीलिंग विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, वहाँ पे पावर प्रेसिडेंट को कुछ पावर दी गई है। और ये टॉक अबाउट द पार्ट 22, यदि पार्ट 22 की बात करते हैं तो दैट इज लास्ट पार्ट of the constitution that deals with the sole title, commencement, authority and text in Hindi and repeals. If you talk about the article part 22, that is having only 3 articles, that is article 393, 394 and 395. तो 394 के अंदर क्लोज ए भी है, आपको ऐड करना है यहाँ पर। तो 393 की जब हम बात करते हैं तो वो सो टाइटल से संबंधित है। 394 कमेंसमेंट के बारे में बात कर रहा है। एंड 394 है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन द हिंदी लैंग्वेज। एंड लास्ट जो आर्टिकल है 395 दैट रिपील्स, दैट इज डीलिंग विद द रिपील्स। तो दीज आर द सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एट प्रेजेंट यदि लास्ट आर्टिकल की आप बात करते हैं तो वो 395 ही है। बट मैंने आपसे जैसा कहा था कि कुल मिला के इस समय लगभग आपके 470 से अधिक आर्टिकल है, तो उनको बाय पार्ट्स ऐड किया गया है। पर यदि आप लास्ट आर्टिकल देखेंगे तो वो 395 भी आपको मिलेगा। बट देवर मोर आर्टिकल्स आर एडेड बाय यूजिंग द पार्ट्स, जैसे 16 क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3। इसी तरह से 15 के अंदर क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, 21 के अंदर ए जोड़ दिया, 51 के अंदर ए जोड़ दिया, 300 के अंदर ए जोड़ दिया। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो मोर आर्टिकल्स वर एडिड, इसके अलावा कई आर्टिकल्स ऐड किए गए थे। तो ये सारा का सारा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के सभी पार्ट्स आज मैंने यहाँ पे इसके साथ आपको कंप्लीट कर दिए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हैं। आपको ये पूरे के पूरे पार्ट यदि आपको ध्यान मतलब आप याद कर लेते हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से टिप्स पे हो जाएगा। और इफ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई डाउट है देन यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्दर अपडेट। थैंक यू।